हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एमपी सब इंजीनियर में नॉन टेक के पोर्शन के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन हम शुरू कर देंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग क्यूरियस हैं कि कुछ भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैथ्स से शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम मैथ्स में फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनको कर लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे क्वेश्चन करने में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में 12th लेवल के। अगर 12th पे मैथमेटिक्स जनरली आप लोगों की रही ही होगी तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 2020 का एक पेपर है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन हैं। कुछ सेक्शन इसमें कंफर्म है जो आएंगे, उनको हम मेंशन कर देंगे। 14-16 ऐसे क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं, वो फिर चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यही छोटे छोटे सेक्शंस पे अपनी मजबूती बना के अपना सिलेक्शन कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम मैथ्स से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हिंदी और एमपी की जनरल स्टडीज़ इन सबको भी कवर करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है और एमपी पीईबी के हमने 2020 का ये पेपर उठाया है। क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ शैडोज ऑफ ए पोल। ये कक्षा 10 और 12 में पढ़ाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो इंटीग्रेशन का था, 0 to π/2। वो टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने स्पेस दे दिया। 0 to π/2 fx ऊपर था और नीचे था fx प्लस f π/2 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन था और इसकी वैल्यू पूछी गई थी और ऑप्शंस भी थे। ऑप्शन हमने यहाँ इसने लिए नहीं रखे क्योंकि मैथमेटिक्स एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होता। ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू पूछी थी। अगर आप 12th लेवल पे जाएं तो 12th लेवल में आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में थ्योरम्स पढ़ी होंगी। उसमें एक थ्योरम्स होती है कि fx की वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर अगर 0 to समथिंग हो, 0 to a कर लो, 0 to a हो, तो ये वैल्यू वही रहती है जो 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स की रहती है। ये वैल्यू चेंज नहीं होती है और dx यहाँ लगा दो, dx यहाँ लगा दो, ये वैल्यू वही रहती है एग्जैक्टली। तो अगर इसी फंडामेंटल का यूज ऊपर वाले में किया जाए 0 to π/2 में, तो आप क्या देखेंगे कि जहाँ ऊपर fx लिखा है वहाँ कन्वर्ट होके आ जाएगा f π/2 माइनस एक्स। यानी कि अगर इसको हम i कंसीडर करें तो एक i जो दूसरा आएगा i, वो i ही रहेगा, बस वहाँ पे f ऑफ π/2 माइनस एक्स होगा। और दोनों i को अगर जोड़ दें तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। यानी अगर कहने का बात ये है कि अगर हम 2i लिखें तो वो टेक्निकली 0 to π/2 और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, यानी 1 dx आ जाएगा। और 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, वो यक्स होगा। और यक्स पे जब लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, 2i की, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो इसका जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर π/4 आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, इंटीग्रेशन था, उसमें आपका एक तरीके का साइन एक्स कुछ सेक स्क्वायर एक्स करके था, सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन पूछा था। तो इसमें कुछ नहीं था, जो ऑप्शंस दिए थे उनके हिसाब से भी इंटीग्रेशन करना होता है। एक इंटीग्रेशन के 2-3 आंसर भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन की कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो अगर इसको चाहते हम तो सेक एक्स इधर लिख लेते, और ये क्वेश्चन था, मतलब इट वाज क्वेश्चन, हमने वो टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिखा था। सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर देते हैं, बात वही रहेगी। तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा tan x, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपने आप में इसका आंसर सेक एक्स हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर सेक एक्स प्लस सी या सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन तो पहले और दूसरे क्वेश्चन थे जो 2020 में पूछे गए थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए तो, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ शैडोज ऑफ ए पोल 15 मीटर आई। अगर ये पोल है तो इसकी शैडो 30 और 60 डिग्री पे कुछ ऐसे पड़ेंगी। ये मान लीजिए 30 है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ, क्योंकि पहली शैडो तो ये हो जाएगी और दूसरी शैडो ये हो जाएगी, तो टेक्निकली वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब कुछ नहीं, tan का फार्मूला बना लो, इसकी हाइट 15 दी है, अगर 30 डिग्री लोगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15 बेस मान लो यक्स, ये किसकी वैल्यू आएगी, tan 30 की, यानी 1/√3 आ जाएगा। करेक्ट है, 1/√3 आ जाएगा tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 15√3, यानी बड़ी वाली शैडो 15√3 हो गई। अब छोटी वाली शैडो करोगे तो tan 60 होगा, वहाँ √3 होगा और ये 15 ही रहेगा, बटे आप y कर सकते हो।
तो y की वैल्यू आएगी वो 15/√3 आएगी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 15√3 आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 15/√3 आएगी। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, 3 बन जाएगा, 3×5 यानी 5√3 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आ जाएगा 10√3। वही शैडो का डिफरेंस है, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बड़ी शैडो ये है, छोटी शैडो ये है, तो ये बीच का डिफरेंस होगा। ये 15√3 है, छोटी वाली आपकी कन्वर्ज होकर 5√3 आई है, तो ये बची हुई अपने आप 10√3 घटाने पे हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये 10√3 निकल आएगा। फिर है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = 3x + 4 की पावर 1/2 एबव द x एक्सेस इन बिटवीन द लाइन। हमेशा याद रखिए कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन वो छोड़ता नहीं है। तो हमने ये ध्यान दिया कि एरिया जरूर आपसे पूछेगा विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इस सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, 12th की बुक हो, यूट्यूब चैनल हो, जिस भी हिसाब से आप देख सकें उस हिसाब से। बाकी हम जो फंडामेंटल बता रहे हैं वो भी अपने आप में इनफ है, कमज़ोर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्व की इक्वेशन y = x के फॉर्मेट में है और आपको लाइन्स x बराबर में दिए, तो कुछ खास कन्वर्ट नहीं करना है। अगर x बराबर समथिंग होता तो हमें y बराबर समथिंग निकालना पड़ता। अगर इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है, x बराबर समथिंग होता तो हमें y बराबर समथिंग निकालना पड़ता, क्योंकि जो लिमिट्स लग रही हैं वो x में लग रही हैं। तो 0 to 4 3x + 4 की पावर 1/2 dx, इसकी वैल्यू जो होगी वो एरिया हो जाएगी। इसमें भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते, डायरेक्टली इसी को लेके चलते हैं, फिर लिमिट चेंज नहीं करते तो उनके आंसर गलत आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आप सिंपली इसको कुछ भी t u p कुछ भी मान लीजिए। सपोज अगर हम इसको t मान लें 3x + 4 तो dt क्या आएगा, 3dx आएगा, यानी dx की जगह हमें dt/3 रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। और ये लिमिट भी चेंज होगी। t बराबर आपने 3x + 4 माना है, तो जो लिमिट जाएगी वो भी किसके हिसाब से चेंज होगी, t के हिसाब से, यानी 0 × 3 + 4, तो नीचे 4 बन जाएगी, ऊपर बनेगी 4 × 3 = 12 × 4 = 16। तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके बन जाएगा 4 से 16 √t dt/3 और 1/3 आगे कर दीजिए। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लगभग 112/9 कुछ करके आता है यूनिट। अब इसको तो कर ही लेंगे ना, t की पावर 1/2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 और फिर इसमें t की जगह 16 और 4 रख दीजिएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कन्फर्म, मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में एरिया कन्फर्म है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन ये क्वेश्चन भी, मतलब प्लेन की जो वेक्टर है ये वाला पोर्शन बहुत पूछा जाता है। प्लेन की इक्वेशन, प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन पे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो इसमें है डिस्टेंस ऑफ प्लेन वेक्टर r इंटू 2i - j + 2 के बराबर 12 की ओरिजिन से इक्वेशन बताओ। हमेशा याद रखना, जब भी ये इक्वेशन होगी तो दाहिनी तरफ अगर जीरो लिखा है और यही फॉर्मेट है तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेन ओरिजिन पे ही है। तो ये चीज़ क्लियर रखेगा कि पहला तो ये हो गया, जैसा कि वो कभी देगा नहीं। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसमें क्या करते हैं, वेक्टर r को हम मान लेते हैं कि वेक्टर r है xi + yj और प्लस z, ये हम मान के लेते हैं, z कैप। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करोगे तो i से आएगा, j से आएगा, k से आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x - y + 2z, 2x - y + 2z हो जाएगा, क्योंकि हमने xi + yj + z के माना है। जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कन्वर्ट होके सिंपल फॉर्मेट आ जाएगा 2x - y + 2z = 12 आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब वैल्यू निकालते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, तो उसका तरीका ये होता है कि जो इसमें = के बाद में है वो अपॉन जो वेक्टर है उसका मॉड, उसको आप n बोल दीजिए, नीडा बोल दीजिए, उसका मॉड मतलब लेंथ उस वेक्टर की। तो 12 यहाँ हो गया। नीचे अगर 2i - j + 2k का आप लेंथ निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9, सही है। और 9 का √3 आएगा तो 3 चौको 12, तो 4 आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन, और उसको जनरली यूनिट आगे 4 यूनिट आ जाएगा। तो ये भी नहीं करना होता, जो गुणा हमने करके दिखाया ये भी नहीं करना होता, बस r.ai + bj + c के बराबर d है, तो आंसर आता है d/mod ऑफ √ के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा 12/√2 2 4 1 8 1 9 बराबर 4 आंसर, लेट्स मूव। और डिस्टेंस है तो निगेटिव होगी नहीं, कभी निगेटिव लगाना भी नहीं। इवेल्युएट 10p4/10c4। अगर आपने PC को पढ़ रखा है तो एक फार्मूला होता है NPR/NCR बराबर फैक्टोरियल R, सीधे आंसर लगा दीजिए फैक्टोरियल 4 4 3 12 दूनी 24। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि NPR होता क्या है और NCR क्या होता है। NPR होता है फैक्टोरियल R बटे फैक्टोरियल N माइनस R, और NCR जो होता है वो होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R, और ये होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। तो अब ये पोर्शन सेम है, जब डिवीजन करेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो फैक्टोरियल R NPR बटे NCR बन के आ जाता। क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है, नहीं तो हम वैल्यू भी रख देते, तो 10p4/10c4, तो ये NPR बटे NCR टाइप का हो गया, तो फैक्टोरियल 4 आंसर हो जाएगा। वैल्यू भी रख के देख लीजिए तब भी वही आएगा, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई xt बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 1, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस दी है, वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होता है, dx/dt कर देंगे। अब इसका dx/dt करोगे तो 3 दूनी 6 t माइनस 12 आएगा, t बराबर 5 रख दो, 56 30 माइनस 12 18 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18 मीटर पे हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी उसमें होगा उसमें 18 हो जाएगा। इसके बाद ए क्वाइन इज बाइज्ड सो दैट ए हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ए टाल टेल इफ़ द क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन एक पेपर में प्रोबेबिलिटी के हैं, जनरली 1 या 2 आने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। एक परम्यूटेशन का भी है तो 3 हो गए, यानी परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 प्लेन को भी ध्यान में रखना है, नंबर 3 एरिया को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन टोटल 14 थे, यहाँ 8 ये लिखे हैं और 2 हमने इंटीग्रेशन के डिस्कस किए, और 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के, लीनियर प्रोग्रामिंग और जनरल थ्योरेटिकल, जिसमें 1 2 आप लगा लेंगे। तो 14 में जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें आपके मिनिमम कंडीशन में 10 सही हों, और अगर 12 तक आप चले जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। और यही हिंदी में जब 14 में 13 करेंगे आप, इंग्लिश में 10 से 12 जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, तो आपको फील आएगा कि सिलेक्शन हम ले सकते हैं, बस सिविल में हम बेटर देन एवरेज कर जाएं। तो ये चीज़ है, या जो भी आपका सिविल की ही सीटें सबसे ज़्यादा हैं और जो भी मैकेनिकल के भी हों उनके लिए भी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं, अगर इसमें देखा जाए कि किस लेवल पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 2 एक तो आप करने से नहीं जाएंगे और गलत कर गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए क्वाइन इज बाइज्ड सो दैट ए हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ए टेल। वो ये कह रहा है कि एक कोई सिक्का है, वो मतलब बाइज्ड है, मतलब सही नहीं है, वो ऐसा है कि अगर जब उसे उछाला जाता है तो टेल उस पर 2 बार आता है जबकि हेड उस पर 1 बार आता है। सो दैट हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल, हेड 2 बार आता है जबकि टेल 1 बार आता है। कहने का मतलब अगर जनरल है, बायस्ड नहीं है सिक्का, नहीं कहते हो यार बायस्ड डिसीजन देते हो, किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुक जाते हो, तो बायस्ड का मतलब हेड 2 बार आती है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है, और जबकि टेल 1 बार आता है। तो जनरल अगर प्रोबेबिलिटी देखो हेड आने की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मान लो सपोज P1 है और P2 टेल आने की है, तो जनरली दोनों की 1/2 1/2 होती, मिलके 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, जो P1 है हेड आने की है वो ट्वाइस टाइम्स टेल है, तो यहाँ पे 2P2 हो जाएगा, और ये P2 बना रहेगा। समझने के लिए है ये, बराबर 1, तो यहाँ से P2 निकलेगा 1/3, तो जाहिर सी बात है P1 हो जाएगा 2/3। और ये बात समझी भी जा सकती थी कि उसने 3 कंडीशन बना दी हैं, तो नीचे 3 हो जाएगा, 2 बार हेड आ रहा तो 2/3 हो जाएगा। वो तरीके से ज़्यादा बेहतर ये तरीका है मैथमेटिकल, आपका जो आर्ग्यूमेंट लेवल होता है वो क्लियर रहता है। तो हेड की हो गई, अगर इसे PH भी लिख सकते हैं, इसे PT भी लिख सकते हैं, P1 P2 भी लिख सकते हैं। तो 2/3 हेड की हो गई और टेल की हो गई 1/3। अब ध्यान देना, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना। इफ़ द क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, क्वाइन 3 टाइम्स टॉस किया गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम जनरली लिखेंगे एक हेड आया, 2 टेल आए, फिर पहले टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, ठीक है, टेल टेल हेड आया, इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं
3 टाइम्स उछालने की, वो कितनी हो सकती हैं, उस हिसाब से लगा सकते हैं। बजाय उसके मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसमें एक फार्मूला होता है कि एग्जैक्टली हमें वो घटना कितनी बार घटित हुई वो फार्मूला हम लगा देते, तो वो इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है, आपने 12th में पढ़ा होगा, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। सीधे इससे फार्मूला लगाओ तो उधर वाले में डाउट क्रिएट होने की और सोचने की अननेसेसरी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, N क्या है, कितनी बार टॉस किया गया 3, R जिस पक्ष को निकालना चाह रहे हैं उसको कितनी बार आना है, यानी कि हम टेल को निकालना चाह रहे हैं उसे 2 बार आना है, तो 3C2 इंटू P वो प्रोबेबिलिटी जिस पक्ष को निकाल रहे हैं, यानी टेल की आने की प्रोबेबिलिटी। टेल की हमने बताई थी 1/3 है और हेड की 2/3 है, तो 1/3 का R क्या है वही रहेगा होल स्क्वायर, Q क्या होगा जो बचा है तो 2/3 और N माइनस R यानी 3 - 2 1। तो आपके पास इफेक्टिव 3C2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 ही आएगी, और 1/3 को करेंगे तो 1/9 आएगा, 2/3 को करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू आपकी 2/9 आ जाएगी। और मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, क्लियर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेट ABC बी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/2, PC बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकरिंग आउट ऑफ 3 इवेंट्स। तो इसको लगाने का सबसे सिंपल मेथड, अब यहाँ पे कह दो कि ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, वो फार्मूला सिर्फ 2 इवेंट्स का म्यूचुअली अकर करने वाले का है, मतलब एक कंडीशन है उसके दूसरे कंडीशन में लगाना है। यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी है तो वो लगाना सही और सरल तरीका नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स आउट ऑफ 3 इवेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, पहले 2 इवेंट अकर कर गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपस में चूंकि इंडिपेंडेंट है तो 1/3 1/2 इंटू तीसरी अकर नहीं की यानी 3/4, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसके बाद अगर हम दूसरे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करेंगे कि यही कंडीशन आप क्या करेंगे, कहाँ पे लगा देंगे, यही कंडीशन लगा देंगे PB के साथ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा 1/3, PB अगर नहीं कर रही तो भी 1/2 रहेगा इंटू 1/4। इसके बाद यही कंडीशन आप PA के साथ लगा देंगे तो उसमें आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और ये तीनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट रहेंगी। जब ये हिस्सा आकर करेगा तो ये हिस्सा थोड़ी ना होगा, ये तो हम 3 कंडीशन निकाल रहे हैं तो बीच में प्लस लग जाएगा। तो ये जो प्लस और मल्टीप्लाई का खेल होता है इसको बहुत अच्छे से समझ लिए। प्लस मीन्स और, ये कंडीशन नहीं तो वो कंडीशन नहीं तो ये कंडीशन, और मल्टीप्लाई मतलब ये भी अकर कर रही वो भी अकर कर रही, आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ बहुत ध्यान रखी जाती है, इन्हीं को हिंदी में स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी वगैरह वर्ड बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कोई वहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है, और इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो फंडामेंटली कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस उठाएंगे और वैरायटी वाले क्वेश्चंस जो उसमें होंगे उन पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपके लिए MPPEB सब इंजीनियर में हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके, इतना तो आपके माइंड में हो जाएगा कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस है, वहाँ पर पेपर में कितने भी पार्ट हैं, हर चीज़ के पार्ट के प्रति हमें एक आइडिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।